हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं आर का भारती आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए जान लेते हैं कि आज का जो क्लास है कहां से शुरू होने वाला है। तो आज हम देखेंगे 12th का जो सेकेंड चैप्टर में है। कहाँ पे है? 12th में है। और बिहार बोर्ड से हैं तो ऑल सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं वीडियो। कमिंग सून मतलब क्या कि डेली आ ही रहा है। उसके साथ साथ देखेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव यानी एक नंबरिया के साथ साथ आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी हम लेकर आएंगे। और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के जरिए आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल अभी बना रहे हैं, उसको आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल में 12th का जो लेसन फर्स्ट है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। उसका सेकंड पार्ट लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो आज उस सेकंड पार्ट पे हम बात करेंगे। तो आइए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता यानी प्रथम जो शहर था वो हड़प्पा था। तो वहाँ तक हमने देख लिया था कि उसमें क्या क्या मिला था, उसके खोजकर्ता कौन थे और वहाँ से कौन सी ऐसी वस्तु मिलती है, यहाँ तक हो गया था। चलिए आज जो मोहनजोदाड़ो का जो सेकंड शहर है, हड़प्पा का जो सेकंड शहर है जिसका नाम है आपका मोहनजोदाड़ो। क्या नाम है इसका? तो मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो को आज हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये सेकंड शहर था। पहले का जो था वो हड़प्पा था, जो 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा, जो रावी नदी के किनारे स्थित था। और आज हम देखेंगे ये जो मोहनजोदाड़ो है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड शहर है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और यहीं से हमारा सेशन आज की चालू होगा। चलिए, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक जो अर्थ है उसका मतलब क्या होता है कि मृतकों का टीला। और मृतकों का टीला इसको क्यों कहा गया? टीला मतलब कि बहुत बड़ा बड़ा ऐसे नहीं होता है, धूस टाइप का होता है, उसी को टीला कहा जाता है। बहुत बड़ा बड़ा टाइप से माटी इकट्ठा हो जाता है, उसी को टीला कहा जाता है। तो इसको टीला क्यों कहा गया? टीला इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में, किसकी संख्या में? तो लाखों की संख्या में लोगों को मारकर एक ही जगह पे दफना दिया गया था। यानी किसी का हाथ काट दिया गया था, किसी का गला काट दिया गया था, किसी का पैर नहीं था तो किसी का ये वाला हाथ नहीं था तो किसी का मुंडी नहीं था, यानी केवल वहाँ पे कंकाल मिल रहा था। जब खुदाई चला 1922 में तो वहाँ पे केवल कंकाल मिल रहा था। तो इससे अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति आया होगा और सभी लोगों को काट टूट के दफना दिया होगा। इसलिए इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। उसका मतलब यही हुआ, मृतकों का टीला कहने का मतलब यही है। इसका अन्य नाम देख लेते हैं, भूतों का टीला। इसका अन्य नाम में क्या है? भूतों का टीला या सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता का बाग और सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, यहाँ पे बाग भी कहा गया है। सिंधु सभ्यता का बाग या सिंधु का बाग, सॉरी सिंध का बाग, जो भी है इसका यह नाम है। और इसको भूतों का टीला क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। खुदाई में जब केवल कंकाल मिल रहा था तो लोग डर गए, इसलिए कहा दिया भूतों का क्या है, तो टीला है। उसके साथ साथ सिंधु सभ्यता का बाग कहा गया क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे आसपास में दिखे होंगे। सबसे ज़्यादा पेड़ पौधा इन लोगों को क्या होगा, वहाँ पर आसपास में मिला होगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता का बाग भी इसको हम कह सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन है, खोज कब हुआ था। एक ट्रिक है, इस ट्रिक के जरिए याद करेंगे कि इसका खोज कब हुआ था। तो कहाँ जा रहा है? मोहन बाबू। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? मोहन बाबू। ये सिंधु नाम की लड़की के साथ जाएंगे पाकिस्तान। सिंधु नाम की लड़की के साथ पाकिस्तान गए। और कब गए? तो 1922 में गए थे, 1922 में। यानी मोहन साहब का मोहनजोदाड़ो हो जाएगा, बाबू साहब का होगा आर.डी. बनर्जी। बाबू साहब बनर्जी कहेंगे तो आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम था। आर से राखाल, डी से दास, यानी राखाल दास बनर्जी का पूरा नाम था। और सिंधु से ये सिंधु नदी के किनारे बसा था। कौन सी नदी? तो सिंधु नदी के किनारे। और पाकिस्तान मतलब कि पाकिस्तान में पड़ता है, और पाकिस्तान में पड़ता है आपका लड़काना जिला। कौन सा जिला? तो लड़काना जिला। और इसका खोज कब किए थे आर.डी. बनर्जी ने? तो 1922 ईस्वी में। यानी 1921 में हड़प्पा का और 1922 में मोहनजोदाड़ो का। यानी कि मोहन बाबू सिंधु के साथ पाकिस्तान गए। इस ट्रिक के जरिए आप याद कर सकते हैं, मोहन से मोहनजोदाड़ो, बाबू से बनर्जी, यानी आर.डी. बनर्जी सिंधु से सिंधु नदी के किनारे बसा था। इसका खोज जो आर.डी. बनर्जी किए थे, सिंधु नदी के किनारे बसा था। लोकेशन इसके कहाँ पे? पाकिस्तान में लड़काना जिला। और खोज किए कब थे? तो 1922 में। तो इस ट्रिक के जरिए आप इस चीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं। और इसमें से एक प्रश्न गारंटी है, रहेगा तो रहेगा, खोजकर्ता कौन था, या किस नदी के किनारे स्थित है, या इसका खोज कब हुआ था, है ना। तो 3 प्रश्न में से एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा तो रहेगा। आइए हम जान लेते हैं
इसका लोकेशन कहाँ पे, मैप पे थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ट्रिक भी आपको देना है, मैप भी देना है। तो मैप के जरिए हम देखने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो भाग है देख लीजिए, ये वाला जो भाग है, यहाँ से आएंगे हम, ऐसे करेंगे तो ये पाकिस्तान है। कौन सा है? तो पाक वाला एरिया हो गया, पाकिस्तान वाला एरिया। तो पाकिस्तान में कहाँ पे है? यहाँ पे हम बताए थे आपको कि हड़प्पा है, और यहाँ पे कौन है? तो आपका मोहनजोदाड़ो है। कौन है? तो मोहनजोदाड़ो। अब देखेंगे कि दोनों शहरों के बीच की दूरी काफ़ी कम थी। क्या था? काफ़ी कम था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी कौन है? तो जुड़वा राजधानी कौन होगा? तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति, सैंधव सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, जो कहना है आप कह सकते हैं। तो इसका जो जुड़वा राजधानी था वो कौन था? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो काफ़ी कम था, इसलिए इसका जुड़वा राजधानी कहाँ गया है। और लोकेशन में तो आप देख ही लिए कि यहाँ पे है। ये कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में। कहाँ पे है? तो ये मोहनजोदाड़ो यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया हड़प्पा। भारत में नहीं है, भारत से बाहर है, क्योंकि पहले भारत का विभाजन नहीं था, तो पहले भारत में ही था, लेकिन अब क्या हो गया? बाहर हो गया, क्योंकि भारत का विभाजन आज़ादी के बाद हो गया, आज़ादी के साथ ही हो गया था बाद क्या। आइए देखते हैं यहाँ से मिला क्या क्या है। तो ऐसे आप समझिए कि मोहनजोदाड़ो से जितने भी चीज़ें मिली हैं उसको याद करना थोड़ा सा क्या है कि कठिन है। क्या है? कठिन है, लेकिन आपको बड़े आसानी से कहानी के जरिए याद करा दिया जाएगा। बड़े आसानी से आपको याद करा दिया जाएगा कहानी के जरिए। और मैं बोला हूँ जो भी चीज़ें हैं उसको याद कराने का जिम्मेवारी मेरा है, बस आपको साथ में बने रहना है। चलिए देखते हैं कि यहाँ से मिला क्या। कहाँ जा रहा है कि एक पुरोहित व्यक्ति है जिनको हम साधु मान लेंगे। क्या मानेंगे? तो साधु जी, यानी ये जहाँ पे देखिए योगी लिखा भी गया है, और योगी जी कहेंगे भी इनको। तो ये जो व्यक्ति हैं पुरोहित जी, पुरोहित इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय प्रशासन चलाने की जिम्मेवारी इन लोगों के हाथ में रहा होगा। प्रशासन के ऑपरेट करने वाले यही व्यक्ति लोग होंगे, इन्हीं को पुरोहित वर्ग का व्यक्ति कहा गया है। उन्हीं को कुछ लोग कहते हैं कि ये साधु हैं चाहे योगी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दाढ़ी वाले व्यक्ति हैं, तो इसको बियर्ड मैन भी कह दिया गया है। दाढ़ी मतलब देख रहे थोड़ा सा मेरा भी है। तो आज के टाइम में देख रहे हैं कि बहुत बच्चे जो हैं 2010 या 2009 के बाद से एक स्टाइल है दाढ़ी रखने का, और वहाँ से सभी लोगों ने क्या किया कि दाढ़ी रखना शुरुआत कर दिया। पहले साफा चट रहा था, लेकिन 10 के बाद से एक व्यक्ति आता है जिनका नाम है विराट कोहली, तो उन्होंने काफ़ी फैशन की दुनिया में एक दाढ़ी लेकर आए, तो उनको देखा देखी सभी लोग दाढ़ी रखने लगे। ऐसा मेरा अनुमान है, और आपका क्या अनुमान है वो आप जानते हैं। तो दाढ़ी वाले व्यक्ति हैं। तो एक बात समझिए कि आज से 5000 पहले ये जो व्यक्ति थे ये दाढ़ी रख के चले गए थे, और हमको लग रहा है कि इनका हम लोग कॉपी कर रहे हैं। जितने भी लोग दाढ़ी वाले व्यक्ति हैं तो उनका लगता है कि कॉपी ही करते हैं, क्योंकि 5000 साल पहले कोई जिंदा था नहीं। हमारे जो अभी जो इतिहास है हम लोग जो अभी देख रहे हैं, तो साइंस के युग में हम लोग जी रहे हैं, तो साइंस का डेवलप हुए लगता है कि हमको 300 से 400 साल पहले है। अभी 5000 साल पहले की बात है। तो उस समय साइंस वगैरह नहीं था, फिर भी इन लोगों ने स्टाइल की दुनिया में अपना लाइफ स्टाइल काफ़ी ऊँच कोटि के जी कर गए थे। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि और क्या क्या मिला है। तो दाढ़ी वाले व्यक्ति हैं, मॉर्निंग में क्या होता है कि अपने घर से निकलते हैं और जगते हैं, और मॉर्निंग में सुबह सुबह निकलते हैं अपने घर से। यही व्यक्ति हैं, देख लीजिए। इनको कहा जाता है कि तिरपाल ओढ़े हैं। क्या बोले हैं? तिरपाल। तिरपाल नहीं कहेंगे, हमने बोला इसको तिरपाल, लेकिन ये क्या है? शॉल है। तो 3 पत्तियाँ साल ही ओढ़ा है, 3 पत्ती का डिजाइन बनाया गया है, डिजाइनदार है। देखिए कितना डिजाइनदार है। यही व्यक्ति है, यहाँ पे देखिए स्टाइल वाला दाढ़ी है। बोला ना ये स्टाइलिश दाढ़ी रख कर गए हैं। तो आज के ज़माना में जो लोग दाढ़ी रख रहे हैं, आज से 5000 साल पहले लोग दाढ़ी रख के चला गया था। यही ये पुरोहित व्यक्ति, इन्हीं को कहा गया कि साधु भी हैं, यही योगी भी हैं, और यही पुरोहित हैं, इन्हीं को बियर्ड मैन भी कहा गया है, यानी कि दाढ़ी वाले यही व्यक्ति हैं। तीन का भी ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये भी कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। तो यही व्यक्ति अपने घर से सवेरे सवेरे जगते हैं और निकलते हैं, तो पहुँच जाते हैं चौड़ी सड़क पे। कहाँ पहुँचेंगे? तो चौड़ी सड़क पे, यानी चौड़ा। अभी हम लोग का जो पतला पतला है ना सड़क, उस तरह से हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था, वो काफ़ी लंबाई में था, 9 मीटर का था। तो चौड़ी सड़क भी कहाँ से साथ मिला है? हड़प्पा सॉरी मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। तो घर से निकलेंगे और कहाँ पहुँचेंगे? चौड़ी सड़क पे। चौड़ी सड़क पर पहुँचे तो देख रहे हैं कि भाई साहब इनको कुआं दे गया। क्या दे गया? कुआं। और कुआं का बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया था? तो पक्की ईंट का। आज के टाइम में हम लोग बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं पक्का ईंट का। तो उस समय 5000 साल पहले लोगों को पता था कि मिट्टी को पका कर बनाएंगे तो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। तो पक्का ईंट का उपयोग किया गया था कुआं बनाने के लिए। कुआं का थोड़ा इमेज देख लीजिए, यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इमेज है। ये जो ईंट दिख रहा है ना, काफ़ी लंबा है। तो ईंट के बारे में हम बात करेंगे जब नगर नियोजन की शहर प्लानिंग के बारे में जहाँ पर हम पढ़ाएंगे वहाँ पे। यहाँ पे उतरने के लिए सीढ़ी बनाया गया है। यही कुआं है। ये कुआं का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से ही मिला। यानी कि पुरोहित जी निकलेंगे अपने घर से, चौड़ी सड़क पर पहुँचेंगे, मॉर्निंग का टाइम है, तो कुआं दिख गया। और कुआं दिखने के बाद कहेंगे चलिए थोड़ा स्नान कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो नहा धो लेते हैं। तो यह स्नानागार भी मोहनजोदाड़ो से मिला है। इसको इमेज के जरिए आइए देखने की कोशिश करते हैं। यहीं पे यही ये इमेज है। ये यहाँ पे सीढ़ी बनाया गया है उतरने के लिए,
अगल बगल में यहाँ पे दिख रहे होंगे, यहाँ पर चढ़ने के लिए उतरने के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई है। यहाँ पे ये हो गया क्या, आज ये टेक्नोलॉजी है उस ज़माने की कि इन लोगों ने इसे स्नानागार का उपयोग करते थे स्नान करने के लिए। कहा जा रहा है कि इस स्नानागार का, देखिए गलत बात लिखा भी यहाँ पे, कहा जा रहा है कि इस स्नानागार का उपयोग ये लोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए करते थे। धार्मिक अनुष्ठान मतलब कि बड़े बड़े यज्ञ महायज्ञ होगा तो वहाँ पे ये लोग उपस्थित होते थे, तो एक साथ में सभी लोग नहाने का काम करते होंगे। अभी कुंभ में स्नान चल रहा है तो वहाँ पे भी विभिन्न शहरों से चाहे विभिन्न देशों से लोग वहाँ पे आ रहे हैं और स्नान करके जा रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता होगा जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते होंगे, यज्ञ महायज्ञ चाहे महायज्ञ हो रहा होगा तो वहाँ पे सभी लोग उपस्थित होकर एक साथ नहाने का काम करते होंगे। कहा इस स्नानागार पे जॉन मार्शल है। कौन है? जॉन मार्शल है। तो जॉन मार्शल साहब क्या किए हैं कि इसको तत्कालिक विश्व का सबसे आश्चर्य कहा है, यानी सबसे बड़ा आश्चर्य है तत्कालिक विश्व का। ऐसा स्नानागार, ऐसा सोच आपको देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा इस तरह के, यानी 5000 साल पहले इस लेवल का कारीगरी वो लोग करके गए थे, वैसा आज के टाइम में देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इन्होंने कहा कि इसको तत्कालिक विश्व का आश्चर्य कहा है। तो कौन कहा है? एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है जॉन मार्शल। थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन वे में देखने को आपको मिलेगा। कहा जा रहा है कि इस स्नानागार में पानी को कैसे लाया जाता था, तो आस पास में कुआं उपस्थित है, वहीं से पानी को लाया जाता था, इस स्नानागार में भरा जाता था। और इसके बगल में बहुत सारे क्या बना था, कमरा वगैरह बना था, कपड़ा चेंज वगैरह करने के लिए। और इसमें का जो गंदा पानी था वो नाली के जरिए सड़क के मुख्य नाली में मिलता था और वहाँ से वो नदी में जाकर गिरता था। आज के टाइम में देख रहे हैं वो नाली कितना लेवल का है, जिसमें पैर रखेंगे आप तो पूरा गंदा से भर जाएगा। इस स्नानागार को थोड़ा सा आप देखिए और बड़ा इमेज कर रहे हैं, क्या अद्भुत टेक्नोलॉजी उस समय इन लोगों ने इस्तेमाल किया था। यानी कि पुरोहित जी क्या करेंगे, स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद क्या करेंगे ये भाई साहब, तो ये कपड़ा पहनेंगे, यानी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, साधु महात्मा है, तो जो कपड़ा पहनेंगे वो कैसा पहनेंगे, तो सूती वस्त्र पहनेंगे। यानी कि सूती वस्त्र का भी अवशेष मिला है, तो वो कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से। अब वो सूती वस्त्र पहन लिए तो क्या करेंगे ये कि कहते हैं कि चलिए थोड़ा पूजा पाठ कर ली जाए। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति के पास जाएंगे और वहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। यानी मॉर्निंग के बाद है, नहान बना होगा तो पूजा पाठ होगा ही। आइए इस इमेज के जरिए बताते हैं कि पशुपतिनाथ का जो इमेज है, इनको शंकर जी की मूर्ति कहा गया। क्या कहा गया, यहाँ पे जो बैठे हैं ऐसा हाथ फैला के, ये कोना वाला कट गया है। यहाँ पे हिरन है, इधर भी हिरन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाघ है, यहाँ पे जो हाथी है, यहाँ पे एक हाथी दिखेगा, यहाँ पे आपको गेंडा वगैरह दिख जाएगा। तो इस जानवरों के हिसाब से भैंसा है, यहाँ पे क्या भैंसा है, गेंडा भी इसी में आसपास में किधर होगा देखेंगे तो दिखेगा। तो इस जानवरों के वहाँ उपस्थिति के हिसाब से कहा गया है कि ये शंकर जी का ही मूर्ति हो सकता है। तो हो सकता है कि इन्होंने वहाँ पर इनकी पूजा किए थे, पूजा पाठ करते हैं, हड़प्पा सभ्यता वाले, इसका मुहर मिला है। तो पशुपतिनाथ की पूजा करेंगे क्योंकि नहा लिए हैं। और आगे क्या करेंगे, एक और इमेज यहाँ पे आपको साफ रूप से दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजिंग कर दिया गया है। ये पशुपतिनाथ की ही मूर्ति है। अब यहाँ पे कुछ जानवर है, यहाँ पे कोई जानवर है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी है। और यहाँ पे ये क्या है, इसे बैठे हैं भाई साहब, क्या किया, इसे एकदम ध्यान मुद्रा में बैठे हैं ये। तो इससे अनुमान लगाया गया कि ये शंकर जी हैं। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे है किसी का इमेज बना हुआ है ना। तो इससे क्या किया गया है कि अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे जो ये दिख रहा है, मूर्ति जो दिख रहा है, ये शंकर जी का ही है। और ये पूजा पाठ होगा, मंदिर की बात होगा, तो सबसे ज़्यादा मंदिर में क्या होता है, जनसंख्या होता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर था उसमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या था वो मोहनजोदाड़ो का था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इतिहासकारों ने वहाँ पर गए हैं, इस साइट पर घूम कर देखे हैं, रिसर्च किए हैं, उन लोगों का ये क्या है, रिटर्न एविडेंस है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहने का काम किया होगा। और जब सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो सभा उपस्थित हो गए हैं, यानी सभा में पुरोहित जी पूजा पाठ करने वाले लोगों को उपदेश दे रहे हैं, है ना। तो सबसे जनसंख्या था और जनसंख्या सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या था, इसलिए वहाँ पे सभा की उपस्थिति हो गई है। और जब सभा वगैरह हो जाएगा तो यहाँ पे डांस का आयोजन किया जाएगा। किसका आयोजन, तो डांस का। तो डांस में किसको बुलाया जाएंगे, नर्तकी की मूर्ति, यानी नर्तकी की मूर्ति मतलब कांसा की थी। किसका मूर्ति था, कांसा का था। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस वस्तु का इस्तेमाल है वह कांसा है, तो इसीलिए उसको कांस्य युग कहा गया है। और ये बात को क्रिश्चियन थॉमसन ने कहा था कि मिलने वाले अवशेष के आधार पर हम कहेंगे कि ये आधे ऐतिहासिक है, ये प्राग ऐतिहासिक है और ये ऐतिहासिक है। ये बात किनका था, तो ये सोच था जॉन ब्रूस का। लेकिन क्रिश्चियन थॉमसन कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम कहेंगे मिलने वाले अवशेष के आधार पर बात करेंगे क्या मिला है। तो कांसा के नर्तकी मिली है, यानी सबसे ज़्यादा उपयोग कांसा का हुआ है, इसलिए उसको कांस्य युग का है। तो ये बात कौन बोला, क्रिश्चियन थॉमसन। और लिखित आधार पर बात की है वो जॉन ब्रूस। ये दोनों व्यक्ति का अपना अपना सोच है, अपने अपने हिसाब से डिवाइडेशन किया है, तो हम भी मान के चलते हैं दोनों का बात सही है। क्योंकि अभी देखिए हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिसका करते हैं वह लोहा है।
प्रेजेंट टाइम में जिन वस्तु का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या है, तो लोहा है, इसलिए इसको लोहा युग कहा गया है। और लोहा युग कौन का है, तो क्रिश्चियन थॉमसन, लेकिन इसको कहता है जॉन ब्रूस की ऐतिहासिक काल है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, पढ़ और लिख देते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। दोनों के बात को मान लेते हैं। ये जो नर्तकी की मूर्ति थी वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की थी, यानी कि एक भूमध्य सागर वाले एरिया के एक प्रजाति होता है, उसको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति कहा जाता है। यही वो इमेज है, देखिए ये जो स्टाइल मार के खड़ी है। आज की भी महिलाएं हैं बहुत सारी इमेज वगैरह बनाती हैं, सॉरी फोटो लेने के लिए स्टाइल मारती हैं, ये जूड़ा वगैरह बांधनी है, इधर से बाल ऐसे खींच दिए, इधर से बाल कैसे स्टाइल में। तो आज की महिलाओं को लगता है कि ये नहीं कोई एक स्टाइल करना आता है, अरे आप बहुत आगे की स्टाइल करती है। प्राचीन वाले 3 लोग करके गए थे, 3 लोगों का लेवल आप लोग को पूरा नहीं हो पाएगा, इन लोगों का लेवल आप लोग पहुँच नहीं पा सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि यही क्या है कि कांसे की मूर्ति है, और क्या है तो डांसिंग गर्ल है। अब किस हिसाब से कहिएगा कि ये डांस कर रही है, अब ऐसे करके खड़ी है तो हम डांस कर रहे हैं, नहीं। लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पे गए हैं, रिसर्च किए हैं, उन लोगों का ये रिटर्न एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो मानेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या मिला है, एक और बात बताए थे कि सबसे ज़्यादा जो मूर्ति जो मिला है हड़प्पा से वो महिलाओं का ही मिला है। किसका मिला है, महिलाओं का, इसलिए इन लोगों को मातृसत्तात्मक भी कहा जाता है। कुछ लोग का अनुमान है कि लोग महिलाओं का क्या करते थे, बहुत इज्जत सम्मान पूजा पाठ वगैरह करते थे। आगे हुआ क्या कि वो जो पुरोहित जी थे और डांस वगैरह तो दिखा दिए लोगों को, और मेला वगैरह लगा, सभागार में उपस्थित डांस वगैरह देख लिए, तो वहाँ से इन्होंने क्या किया कि मेला ही टाइप का था, सभागार था, मेला ही टाइप का था, तो वहाँ से इन्होंने तांबा का वस्तु खरीदा। किसका वस्तु, तांबा का वस्तु, यानी तांबे की ढेर भी कहाँ से मिला है, तो वो भी मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। और ये सारी जब चीज़ें हो गई तो वे कहेंगे अब हम घर चलते हैं, तो घर चलेंगे तो इसी बैलगाड़ी पर बैठ के अपने घर जाएंगे। किस पे, इस बैलगाड़ी पर बैठ के घर जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि बैलगाड़ी, कौन सा गाड़ी, तो बैलगाड़ी का अवशेष भी कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से ही बैलगाड़ी का अवशेष मिला है। तो पुरोहित जो बैलगाड़ी पर बैठ के अपने घर चले जाएंगे, साधु महात्मा हैं, तो ये देखिए यही बैलगाड़ी है, इस पर बैठ के जाने की कोशिश करेंगे। हमको लगता है कि बच्चों को खेलने वाले के लिए उस टाइम पे खिलौना रहा होगा, लेकिन रिसर्च में सारी चीज़ें मिली तो कह दिया गया कि वहाँ पर बैलगाड़ी होगा, साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा। तो यहाँ पे मोहनजोदाड़ो से मिलने वाले वस्तुओं के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आइए हम पढ़ेंगे किसको, तो हड़प्पा सभ्यता का जो 3rd शहर था, कौन था, जो 3rd शहर था जिसका नाम है चन्हुदरो। क्या नाम है, चन्हुदरो। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं पाकिस्तान वाले एरिया में पढ़ रहे हैं। कहाँ पे हैं, तो पाकिस्तान वाले एरिया में जो भी शहर मिला है और उसमें जो मुख्य शहर था उसी को पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1500 शहर से प्रश्न नहीं पूछा है और नहीं आएगा, तो 5-6 शहर पूछेंगे, जिसमें हम आज 3rd शहर पर पहुँच गए हैं, जिसका नाम क्या है, चन्हुदरो। क्या नाम इसका, चन्हुदरो। इसको औद्योगिक नगर भी कहा गया है। कौन सा नगर कहा है, तो औद्योगिक नगर, इसका नाम कहा दिया गया है औद्योगिक नगर। औद्योगिक मतलब क्या होता है, जैसे कि उद्योग धंधे, तो अभी कल कारखाने सबसे ज़्यादा जहाँ पर उपस्थित होंगे उसको औद्योगिक नगर कहेंगे। जैसे गुजरात वगैरह हो गया, मुंबई वगैरह हो गया, दिल्ली हो गया, तो वहाँ पर कपड़ों का सबसे ज़्यादा उद्योग वगैरह है, सूरत वगैरह हो गया, तो इन एरिया में उद्योग सबसे ज़्यादा स्थापित है, इसलिए इसको औद्योगिक नगर कहते हैं। तो वैसा ही चन्हुदरो को भी औद्योगिक नगर कहा गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण हुआ है। और किन किन वस्तुओं का निर्माण हुआ है आगे हम देखेंगे कि यहाँ से ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो मिली है। इसको याद करने का एक ट्रिक है, क्या है, तो एक याद करने का ट्रिक है, कहाँ देने, चांद सी मजनू यानी गोपाल मजमूदार। ट्रिक क्या है, चांद से मजनू, चांद से आपका हो जाएगा चन्हुदरो, चांद से चन्हुदरो, ठीक है। सी से आपका हो जाएगा सिंधु नदी, कौन सा नदी, तो सिंधु नदी, यानी चन्हुदरो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और मजनू से आपका हो जाएगा गोपाल मजमूदार, क्या कहेंगे, तो गोपाल, यानी खोजकर्ता कौन थे, गोपाल मजमूदार, यानी गोपाल मजमूदार इसके खोजकर्ता थे। और ये खोज कब किए थे इसका, तो 1921 में। यानी चांद सी मजनू से आप याद कर सकते हैं कि चांद से चन्हुदरो, सी से सिंधु नदी, और मजनू से गोपाल मजमूदार, यानी इसके खोजकर्ता थे गोपाल मजमूदार। ये बसा जो था सिंधु नदी के किनारे, और खोज इसका हुआ था 1931 ईस्वी में। हालांकि इसका ये वाला नहीं पूछेगा, लेकिन ये वाला में से प्रश्न पूछ सकता है। उत्खनन करता मैंने कि 1931 में बता दिया कि यहाँ पे चन्हुदरो नामक शहर है। अब अर्नेस्ट मैके को बुलाते हैं, कहते हैं आप इसकी खुदाई करिए, तो 1935 तक खुदाई करते हैं, निकालते हैं कि देखिए ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। ये उत्खनन करता थे, ट्रिक हो ही गया, उत्खनन करता हो ही गया। और आज हम देख लेते हैं आगे की टॉपिक में, ये लोकेशन देख लेते हैं इसका कहाँ पे है। तो इसका लोकेशन बोले है ना, ये वाला एरिया है, ये पाकिस्तान वाला एरिया है, कौन है, पाक साइड है। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे, चन्हुदरो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हड़प्पा यहाँ पे, और मोहनजोदड़ो यहाँ पे, और चन्हुदरो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है ना। ये पाकिस्तान वाला, यानी भारत से हम बाहर पड़ रहे हैं। इसके बाद हम भारत में एंट्री करेंगे तो लोकेशन यहाँ पे देख लेंगे, चन्हुदरो यहीं पे है, सी यहाँ पे था, एच यहाँ पे है, और यम यहाँ पे है। यहीं औद्योगिक नगर था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिला है, उस चीज़ को हम देखने की कोशिश करते हैं। ये क्या लिखा गया है, अरे बाबा,
लेवार जानते हैं आप क्या होता है? गांव में लेवार देखते होंगे कि टाट समझ रहे, टाटी वोटी, उसके लिपाई पुताई होता है, मिट्टी से चिपकाया जाता है, उसको लेवार कहता है। तो आप देखेंगे आज की महिलाएं जो होती है बहुत सांवा करिया, लेकिन लेवार लगा के हो जाती है गोर। तो इसी से लेवार से आप समझेंगे क्रीम। क्रीम मतलब क्या होता है? पाउडर। माने कि काला जो लोग हैं पाउडर, वे लोग लेवार लगा के गोरे हो जा रहे हैं। तो यानी कि मेकअप का सामान, इससे क्या समझेंगे हम कि मेकअप का सामान, मेकअप समझते हैं ना, मेकअप। वहीं जो 4-5 लेयर में पोता जाता है मुंह में, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रीम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मेकअप का सामान। यानी जितना भी लिपस्टिक जो भी चीज़ें मिलेगी मेकअप का सामान, ये आँख में, ये कान में, नाक में, ऐसे ठोर वगैरह रंगता है लोग ना कुछ महिलाएं जब ठोर रंग के चलती है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिला है? चनहुदड़ों से। कहाँ से मिला है? चनहुदड़ों से। तो वहीं लेवार लिख दिया गया। लेवार मतलब क्या? मेकअप का सामान। एम्पू, शैम्पू, पाउडर जितना भी चीज़ें होगा सब कहाँ से मिलेगा? चनहुदड़ों से। मनके बनाने का कारखाना। मनके मतलब होता है इसे गोला गोला रहेगा। क्या रहेगा? इसे गोला गोला, इसके बीचों में छेद करके गूंद दिया जाता है, माला की तरफ पहना जाता है, उसको मनका कहा जाता है। अब ये मनका पत्थर से भी बनता था, मिट्टी से भी बनता था, लकड़ी का भी बनाया गया था। यानी हम जो माला पहनते हैं उसी में जो छोटा छोटा जो गोटी होता है उसी को मनका कहा जाता है। तो मनके बनाने का कारखाना, यानी कारखाना मतलब कि उद्योग है, इसलिए इसको औद्योगिक नगर कहा गया है। आइए देख लेते हैं इमेज में, ये वाला जो देख रहे हैं यही है मनका। तो ये वाला जो है ये हड़प्पा से मिला है, सॉरी ये हड़प्पा सभ्यता से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के कहाँ से मिला है? तो आपका चनहुदड़ों से मिला है ना। तो ये सारी चीज़ें उस समय के लोग क्या आते हैं कि श्रृंगार वगैरह करके इसको पहनने का काम करते होंगे, महिलाएं वगैरह जो भी व्यक्ति होंगे वहाँ पे, पुरुष भी इसको पहनने का काम करते होंगे। माला दिख रहे हैं ये गोला गोला, अब इसमें गोला 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 यहाँ पर बनाया गया है ना, यहाँ पे छोटा छोटा गोला गोला है, इसी को गूंथ कर पहना गया, इसी को कहते हैं मनका। और इस मनका को हम आज के प्रेजेंट मालाओं से लेकर आए हैं, माला लेकर आए। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा है, इसको गूंहा गया है। तो ये हड़प्पा वाला नहीं है, ये ऐसा ही जनरली गूगल से लिया गया आपको समझने के लिए कि मनका मतलब होता क्या है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मनका कहाँ से मिला? मनके बनाने का कारखाना चनहुदड़ों से ही मिला है। उसके बाद कहा जाए कि यहाँ पर वक्राकार ईंट है, मतलब कि वक्राकार ऐसे ईंट, कैसे ईंट होगा? ऐसे ईंट मिलेगा आपका वक्राकार, यानी ऐसे आएगा, ऐसे बना होगा, ये क्या है? वक्राकार। यानी वक्राकार ईंट भी कहाँ से मिला है? तो चनहुदड़ों से ही मिला है। उसके बाद कहा जा रहा है अलंकृत मनका। अलंकृत ईंट होना चाहिए, मनका लिखा गया, ठीक है ना। तो यहाँ से अलंकृत मतलब क्या होता है कि डिजाइन बनाया हुआ। जैसे कि ये वाला मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे मान लीजिए ऐसा है, तो इसका कुछ डिजाइन ऐसे काट कूट के बना दिया गया है ना। तो ऐसे बना दिया गया डिजाइन इसका भी, है कि नहीं। तो डिजाइनदार, अलंकृत मतलब क्या होता है? डिजाइनदार। मनका का भी यहाँ से साक्ष्य मिला है। उसके बाद कहा जा रहा है कि दुर्ग रहित। दुर्ग रहित मतलब क्या होता है? हम बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता का जितना भी शहर, मान लीजिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, जिसके बगल में क्या बनाया गया? ऐसा बनाया गया, यानी बांधे वगैरह खींचा गया ऊंचे स्थानों पे, तो इसको दुर्ग कहा जाता है। लेकिन ये जो चनहुदड़ों था इसमें दुर्ग वगैरह नहीं था। अब यहाँ पे मिलेगा क्या वस्तु? क्या लिपस्टिक ठोर रखने का सामान मिल रहा है, रंगाई पोताई होगा, मुंह को पोत पात के लोगों को अच्छा बन के दिखा देंगे, बाद में पता चला कि एक गिलास कोई पानी फेंक दिया तो भूत उतर जाएगा। तो वैसा ही जब कंडीशन यहाँ पे था, तो दुर्ग क्या हो सकता है? अरे कुछ महंगी वस्तु होगी, अच्छा लेवल का शहर होगा, तो वहाँ पर दुर्ग रखेंगे, क्योंकि कोई बाहर से आक्रमण करेगा तो पहले दुर्ग तोड़ेगा और दुर्ग टूटेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई चीज़ हाईलाइट है, महिलाओं के लिए स्पेशल चीज़ रखा गया है, तो उस महिलाओं को चीज़ों के लिए कौन आक्रमण करेगा? इसलिए दुर्ग रहित है, यानी दुर्ग नहीं है। दुर्ग रहित मतलब क्या होता है? दुर्ग यहाँ पे नहीं है, और रहता तो दुर्ग सहित कहते हैं ना, यानी दुर्ग वहाँ पे है। अब आएंगे भारत में, हम एंट्री करेंगे। कहाँ पे एंट्री करेंगे हम? भारत में। तो भारत में एंट्री करेंगे तो हम शुरुआत करेंगे कहाँ से? ये तो हम 3 शहर को, प्रमुख जो 3 शहर था वो पाकिस्तान से था, वहाँ से ही प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए उसने कवर किया है। अब हम एंट्री करेंगे भारत में। तो भारत में देखते हैं कि ऐसा कौन ऐसे शहर था जहाँ से विभिन्न प्रकार के और उच्च लेवल के अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं, जिसको इतिहासकारों ने हमारे सामने प्रस्तुत करने का काम किया है, और उस शहर से जिससे प्रश्न पूछा जाता है। चलिए हम भारत में आएंगे तो भारत में चालू करेंगे, और जो पहला जो शहर था उसको हम देखेंगे लोथल। ये लोथल जो है ना भारत में बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, इससे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। लोथल के बारे में हम जान लेते हैं। ये जो लोथल था, इसका अन्य नाम क्या है? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। यानी कि लोथल से हड़प्पा जैसा या मोहनजोदड़ो जैसा कुछ चीज़ें जो है मिलती हैं और उसे मेल खाती है, इसलिए इसको लघु क्या कहा गया? हड़प्पा चाहे लघु मोहनजोदड़ो इसको कहा गया। तो पूछा जाएगा कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसका नाम था? तो लोथल का। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो चीज़ें हैं उन दोनों शहरों से मेल खाती है, इसलिए इसको ऐसा नाम इतिहासकारों ने दिया है। इसकी विशेषता क्या थी कि ये बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब क्या होता है? जैसे कि ये वाला एरिया हो गया और यहीं से क्या होता है? ये नदी बह रहा है। क्या बह रहा है? समझ लेते हैं। मान लीजिए ये वाला भाग देख लीजिए, तो आप जानते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये अरब सागर है। कौन सा है? अरब सागर है, जो इंडिया का एक हाफ % बनाया है। तो ये मान लीजिए ये नदी बह रहा है, तो यहाँ पे जो एरिया होगा ये तटवर्ती एरिया होगा, तट वाला। तो यहीं पे एक जगह बना दिया जाएगा, यहाँ पे जहाज आकर रुकेगा
और यहीं से वस्तु को लाने और इनकी ढुलाई का काम पर, जैसे ट्रेन के जरिए हम ले जाते हैं तो उसको स्टेशन कहते हैं, तो जहाँ जाकर रहेगा वहाँ पर रुकेगा उसको क्या कहेंगे हम, पतन कहेंगे या बंदरगाह कहेंगे। तो बंदरगाह इसी को कहते हैं पतन। इसी को एक और नाम दिया गया था जिसका नाम क्या था, गोदीवाड़ा। क्या नाम दिया गया, गोदीवाड़ा। इसी को डॉक कहते हैं, यानी डॉक यार्ड। यानी हड़प्पा सभ्यता को जो शहर था लोथल, उसको पतन भी कहा गया है, बंदरगाह भी कहा गया है, गोदीवाड़ा भी कहा गया है। और गोदीवाड़ा चाहे बंदरगाह तो समझ लीजिए कि यहाँ पे जहाज वगैरह का रुकेगा। पतन मतलब यहाँ से माल ढोने का काम किया, क्योंकि लोग विभिन्न शहरों से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे नदी के रास्ते, तो वहाँ पे नाव वगैरह को रोकने का व्यवस्था करेंगे, उसी को गोदीवाड़ा पतन या बंदरगाह कहा जाता है। तो इससे तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं, इसको व्यापारिक नगर कहा गया है। कौन सा नगर कहा गया है, तो व्यापारिक नगर। अभी हमने एक बात किया है, इमेज हमने देखा ये वाला पर्सन, ये जो लोथल जो है यहाँ पे था, कहाँ पे था, यहाँ पे था। लोथल कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो ये जो लोथल यहाँ पे था और ये वाला जो पर्सन है आप देख रहे हैं, तो यहाँ से लोग व्यापार करने का काम करेंगे, इधर फारस वाला एरिया में। किस एरिया में, तो फारस के साथ। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि व्यापारिक नगर कहा गया है, क्योंकि ये लोग व्यापारिक वर्ग के थे, है ना। इस नदी के किनारे का बसे थे और इस नदी से रास्ते लोग व्यापार करने का काम किए थे। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके खोजकर्ता कौन थे और खोज कब हुआ था, है ना। इसके खोजकर्ता कौन थे, खोज कब हुआ था, इसमें ऐड नहीं किया गया, लेकिन हम देख लेते हैं, हमारे दिमाग में ऐड है। इसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, तो वही देखते हैं ट्रिक क्या है। कहा जा रहा है कि लोग रंग रूप देखकर, क्या देखकर, रंग रूप देखकर भोग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो भोग लगाते हैं। लो से आपका होगा लोथल, गौ से आपका गुजरात। क्या कहेंगे, तो ये गुजरात में आता है। कहाँ पर आता है, गुजरात। रंग रूप से रंगनाथ राव, रूप से राव और रंग से रंगनाथ। यानी कि लोथल जो था वो गुजरात में स्थित था, उसके खोजकर्ता थे रंगनाथ। इसका खोज हुआ था 1953 में। कब हुआ था, तो 1953 के आसपास में। और भोग मतलब क्या आता है, भोगवा नदी। भोग मतलब भोगवा, यानी भोगवा नदी। ये खोज है, ये नहीं पूछता है एग्जाम में किसका खोज कब हुआ था। बस दो ही को याद रखना है, 12 के लिए दो ही, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो हड़प्पा 19 में और मोहनजोदड़ो 22 में। बस दुए को याद रखिए, बाकी कौनों को याद करने का आवश्यकता नहीं है, बस दुए को। इसका खोज नहीं पूछेगा, बाकी जितने भी सारे उसका खोज कब हुआ था ये प्रश्न नहीं पूछा है। हाँ, किस नदी के किनारे था, तो भोग मतलब कि भोगवा। और खोजकर्ता कौन थे, तो रंगनाथ राव। और गवा मतलब कहाँ स्थित था, तो गुजरात में। और लो सबका लोथल। यानी इसमें से ये जो प्रश्न है कि लोथल कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में। बार बार पूछता है किस राज्य में, तो गुजरात में। और किस नदी पे है, तो भोगवा नदी। ये दो प्रश्न 12th में पूछता है कि लोथल जो है किस राज्य में, तो गुजरात में। और किस नदी के किनारे बसा था, तो भोगवा। तो लोग रंग रूप देखकर भोग लगाते हैं, इससे आप याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए अब आगे हम देखते हैं यहाँ से क्या क्या मिला है। थोड़ा मैप देख लेते हैं कि लोथल जो था वो कहाँ पे था। ये कहीं नहीं बोल रहा है तुम, चलिए इतना ही जूम हुआ, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो यहाँ पे क्या है, लोथल है। कौन सा है ये, लोथल। तो यहीं पे था, ये यहीं गुजरात है। ये वाला पर्सन जब मुंह निकला है ना, यहीं गुजरात है। और ये देख रहे हैं ये अरब सागर है। और यहाँ पे देखेंगे फारस जो शहर था, कौन था, फारस उस समय में देश था जिसको 1935 में इसका नाम बदलकर इराक कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया है, तो इराक। यानी कि एक फारस जो कंट्री था उसका नाम क्या बदल के कर दिया 1935 में, इराक कर दिया गया है। फारस का नाम चेंज करके इराक कर दिया, फारस का नाम चेंज करके क्या कर दिया 1935 में इराक कर दिया गया। 1935 ईस्वी में इसको इराक कर दिया। वहाँ के कोई शासक था, उसका नाम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। तो ये लोग यहाँ से इस फारस वाले एरिया में व्यापार करते थे और इस फारस वाले यहाँ पे आते थे व्यापार करने के लिए। और किस एरिया, तो ये जो अरब सागर वाला जो एरिया है ये समुद्र के रास्ते जाते थे, इसलिए इसको व्यापारिक नगर भी कहा गया, क्योंकि लोग व्यापार करते थे। अच्छा, क्यों कहते हैं ये लोग फारस के साथ व्यापार करते थे, इसका क्या मतलब सबूत है, तो यहाँ की जो मोहर है ये लोथल में मिला है और लोथल की मोहर जो है फारस में मिला है। इसीलिए कहा जाता है, जैसे हम लोग अभी नापते तोलते हैं ना, तो उस समय क्या करते थे लोग कि नाप तोल के रूप नापने तोलने के बाद लोग मोहर लगा देते थे, तो मोहर था, तो इसका मोहर वहाँ पे मिला, उसका मोहर यहाँ पे मिला, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये औद्योगिक नगर था, सॉरी व्यापारिक नगर था। ये लोग व्यापार करने का काम किए होंगे। ये लोकेशन हो गया इसका। अब आइए देखते हैं इसमें मिला क्या क्या है। पहले ही है आपको दिखा दिया गया है क्या, तो फारस की मोहर। तो फारस की मोहर के बारे में डिस्कस करिए। शतरंज का खेल, अभी जो चेस खेलते हैं क्या, तो चेस, तो ये शतरंज का खेल का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है, तो लोथल से ही मिला है। यानी हम लोग अभी चेस खेलते तो कहते हैं कि अरे बहुत दिमागी गेम है, दिमाग है तो चेस के लिए, दिमाग को बढ़ाना है तो भी चेस के लिए। लेकिन आज से 5000 साल पहले लोगों ने चेस खेलकर फेंक फाक के चले गए हैं, उन्हीं को हम लोग अपना लिए हैं। चाहे दाढ़ी आपका हो गया, चाहे महिलाएं चाहे स्टाइल मारी है, जो ब्यूटी पार्लर खुला है ना पोत पात के,
और चमकाने वाला जो सिस्टम आया है, तो लोग कहते हैं कि ब्यूटी पार्लर नया नया चीज़ है, ब्यूटी पार्लर नया नया का दौर का है, चलिए हमने ब्यूटी पार्लर करा के आते हैं। ऐसे महिलाएं जाती है पोंत पात के और ठोर वोर रंग के घूमने का काम करती है। तो आज से 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता की महिलाएं काम करके चली गई थी, आप लोग नया नहीं कर रही हैं। इस चीज़ को आप लोग को समझ में आना चाहिए। और कौन सा शहर था? तो चनहुद्रो था। तो चनहुद्रो महिलाओं ने क्या किया? ठोर रंगने का काम किया था। आवाज़ की महिलाएं कहती कि हम उच्च कोटि का ठोर रंगाई कर रहे हैं। हाँ, बात तो सही है। हाथी का दांत की पैमाना, जैसे स्केल होता है ना, हम लोग स्केल नापने का काम करते हैं, तो ये भी कहाँ से मिला है? हाथी के दांत का, यानी दांतों का तोड़ कर बना दिया था, चलो नापते हैं 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच। तो ऐसे ही लोगों ने नापने का काम किया, वो भी कहाँ से मिला है? तो आपका कहाँ से मिला है हाथी के दांत का पैमाना? तो वो भी मिला है आपका लोथल से। आगे देख लें, बाजरा, चावल के साक्ष्य और कपड़ों के रंगाई के अवशेष, यानी वहाँ पे बाजरा की खेती होती थी और चावल के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी चावल की भी खेती होती थी लोथल में। इसीलिए लोग व्यापारी थे, चावल भी बेचने का काम किए होंगे फारस वालों के साथ, जो वर्तमान में इराक के नाम से जाना जाता है। 1935 में उसका नाम चेंज कर दिया गया है। और कपड़ों के रंगाई, हमारा तो रंगा हुआ नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन बहुत ऐसे कपड़ा आप देखते हैं कि उसको रंगा जाता है। तो कपड़ों के रंगाई के अवशेष भी हड़प्पा से मिला है, जो 5000 साल पहले हड़प्पाई शहरों में ऐसा वस्तु देखने को मिला है। बेहतरीन बात है, यहाँ पे देखिएगा, कहा जा रहा है कि इसको मुर्दों का नगर कहा गया है। किसका नगर? मुर्दों का नगर। और मुर्दों का नगर क्यों कहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 20 गो लोगों को एक साथ दफनाने का काम किया गया था, यानी 20-20 को समाधान मिला है, यानी कि दफना दिए एक साथ में 20 की संख्या में, इसलिए इसको मुर्दों का नगर कहा गया है। यानी 20 गोला को एक साथ में दफनाया गया, फिर 20 गो को एक साथ है, इसलिए इसको क्या कहा गया? मुर्दों का नगर। एक और चीज़ इसमें देखेंगे हम, युगल समाधि। युगल समाधि मतलब क्या होता है? दूगो, यानी कि ये वो कौन होगा? पुरुष होगा, एगो महिला होगी, और ये कौन होगा? पुरुष और एगो महिला। ये महिला है, समझ लीजिए कि ये क्या है? महिला है, और ये क्या है? पुरुष है। तो ये दोनों को एक संग दफना दिया गया था। तो इसे इतिहासकार अनुमान लगाए हैं कि सती प्रथा जैसी व्यवस्था लोथल में प्रचलित था। यानी इससे क्या अनुमान लगाया गया है कि सती प्रथा जैसी व्यवस्था यहाँ पे प्रचलित था। सती प्रथा पता है, यानी जो पुरुष मर जाएंगे उनकी महिला को भी साथ जला दिया जाएगा, वही सती प्रथा था, जिसको 1829 में खत्म कर दिया गया विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 में। सही कदम था 1829 में। ये भी एक 1857 की क्रांति के क्या था होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, कि लोगों को लगा कि अंग्रेज हमारे धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन ये तो सही था महिलाओं के लिए। अब जो जिसके पति मर जाएंगे उस महिला को जलाने का अधिकार किसको है भाई? कौन दिया है? 5 में क्या पढ़ेंगे हम? कालीबंगा को पढ़ेंगे। यानी कि हमने लोथल से क्या क्या पढ़ा था? वहाँ पे युगल समाधान मिलेगा, फारस की मोहरें मिलेगी, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा जो शहर था, कालीबंगा का क्या मतलब होता है? काले रंग की चूड़ियाँ, माने महिलाएं जो चूड़ी पहनती है ना, तो कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ी। आइए थोड़ा देखते हैं इसका खोजकर्ता इसके कौन थे। चलिए, कालीबंगा जो है, ये जो कालीबंगा है, तो खोज के बारे में तो पूछ लेते हैं कब इसका हुआ था, ये प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछता है। आइए जान लेते हैं कि कालीबंगा जो काले रंग की चूड़ियाँ हैं, इसके खोजकर्ता कौन थे? तो अमलानंद घोष। कौन है? तो अमलानंद घोष। और घर मतलब का? घग्घर नदी। कौन सा नदी? यानी घग्घर नदी। ये भी नहीं पूछता, बहुत कमी है। और काला से कालीबंगा, यानी कालीबंगा के खोज करता अमलानंद घोष थे। और किस नदी किनारे बसा था? तो घग्घर नदी। इतना तो हो गया। अब आइए देखते हैं हम इसका लोकेशन कहाँ पे। तो लोकेशन देखेंगे तो राजस्थान। कहाँ पे देखेंगे? राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिला है, जो घाघरा नदी के किनारे बसा था। घाघर नदी, घाघरा नहीं, घग्घर नदी। मैप पर इसका लोकेशन देख लेते हैं। कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में। तो राजस्थान वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पर्सन है ये कहाँ पे आता है? राजस्थान में। कौन है? तो राजस्थान में। तो यहीं पे क्या था? वो शहर स्थित था जिसका नाम क्या था? कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। तो कालीबंगा राजस्थान में, भारत में एंट्री किए हैं तो वहाँ पे है। और आइए आप देखते हैं यहाँ से क्या क्या ऐसी चीज़ें मिली है। कहाँ से? लकड़ी का हल, यानी लकड़ी का हल कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। एक स्टोरी यहाँ पे याद करने का कि क्या क्या मिला है कालीबंगा से, उसका एक स्टोरी है, और उस स्टोरी के जरिए आज हम याद करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ से क्या क्या मिला है। तो कहेंगे लकड़ी का हल, यानी खेती बाड़ी करने की बात आती है। तो खेती बाड़ी करने के लिए सबसे पहले लोग बिया वगैरह गिराते हैं, गाँव में देखे होंगे, तो पूजा पाठ की जाती है, और उसकी काफ़ी अच्छा सा पकवान बनाया जाता है, खाना भी अच्छा सा बनता है, खाया जाता है। तो लकड़ी का हल लेकर जाएंगे खेत जोतने के लिए। तो खेत जोतने से पहले हम क्या करेंगे? 7 हवन कुंड बनाएंगे, यानी वहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। तो हवन कुंड बनाने के लिए जैसे गोला बनाता है ना, तो इसी का किसका बनाएंगे? ईंट का बनाएंगे। तो अलंकृत ईंट से बनाएंगे।
7 हवन कुंड बनाएंगे पूजा पाठ करने के लिए। तो किससे बनाएंगे? तो अलंकृत ईंट से। यानी लकड़ी का हॉल है, खेती बाड़ी करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर पहले पूजा करेंगे। तो 7 हवन कुंड यानी हवन करेंगे, पूजा करेंगे, और हवन कुंड जो बनाएंगे वह अलंकृत ईंट से बनाएंगे। इसके बाद कहाँ जा रहे हैं? जूते हुए खेत के साथ। और अब क्या करेंगे? हम तो खेत को जोतेंगे। क्या करेंगे? खेत को जोतेंगे। तो जूते हुए खेत के साथ से भी कहाँ से मिला आपका? तो कालीबंगा से मिला है। इसके बाद जब खेत जुताई होगा तो हम तो फसल को उगाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो बीज उसमें डालेंगे। तो किसका बीज डलाएगा? तो चना और सरसों का फसल। किसकी फसल उत्पादन करना है? तो चना और सरसों की फसल का उत्पादन करना है। यानी चना और सरसों का फसल का अवशेष भी कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से ही मिला है। इसके बाद क्या होगा कि जब इसकी हमने रोपाई कर दी है, क्या कर दिया है? तो रोपाई कर दिया है, तो फसल बढ़ रहा है, तो फसल के लिए बीज वगैरह चाहिए और पानी पटाना पड़ेगा, पटवन भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए किसका उपयोग किया करेंगे? पाइप का उपयोग करेंगे। तो कैसा पाइप है यहाँ पे? तो लकड़ी की पाइप। यानी लकड़ी की पाइप से क्या करेंगे? उस खेत की सिंचाई करेंगे। यानी कि ऐसे याद कर लेंगे स्टोरी के जरिए कि लकड़ी का हल है, तो हल से खेत में जोतने जाएंगे, तो वहाँ पे खेत जोतने से पहले पूजा पाठ करेंगे। तो 7 हवन कुंड बनाएंगे पूजा पाठ करने के लिए, हवन वगैरह करेंगे। तो हवन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो अलंकृत ईंट का। ईंट बना डिजाइन बनाया होगा, अलंकृत मतलब होता है डिजाइन बना हुआ है। तो अलंकृत ईंट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जब अलंकृत ईंट आपका हो जाएगा, यानी अलंकृत ईंट हो जाएगा, तो इसके बाद जुते हुए खेत का साथ यानी हॉल से खेत को जुताई करेंगे और इस फसल का उपयोग करेंगे। उसके साथ साथ पानी को पटाने के लिए लकड़ी की पाइप का उपयोग करेंगे। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है ये सारी चीज़ें? तो आपका कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। इसके बाद एक सवाल आएगा जिसका नाम क्या है? बनवाली। क्या नाम इसका? बनवाली। बनवाली कुछ खास स्पेशल नहीं है, बस थोड़ा सा जान लेना है। बनवाली जो है इसका खोजकर्ता कौन थे? तो रविंद्र सिंह बिष्ट कहा था। ये हिसार जिला है, कहाँ पे? तो हरियाणा में है। और किस नदी किनारे पर था? तो रंगोई नदी का। खोज कब हुआ? 1974 में। ये तो पूछता ही नहीं, इसमें ध्यान में नहीं देना है, 12th में नहीं पूछता है। यानी कि बनवाली के खोजकर्ता RS बिष्ट रविंद्र सिंह बिष्ट। हिसार जिला है, कहाँ पे? तो हरियाणा है। हरियाणा में कौन नदी? तो रंगोई नदी के किनारे बसा था। लोकेशन देख लीजिए। लोकेशन में आपका आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हरियाणा वाला एरिया में, यहाँ पे आ जाएगा। ये जो यहाँ पे दिल्ली दिख जाएगा, इधर राजस्थान पंजाब वगैरह आ जाएगा। इसी के बारे में क्या आता है? यहाँ पे हरियाणा आता है। तो वहीं पर उसका लोकेशन है मैप पर। उसके बाद यहाँ से मिला क्या क्या है? यहाँ से कुछ खास ये नहीं है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बनवाली से मिट्टी का बना हल मिला है। वहाँ पे लकड़ी का हल था, यहाँ पे मिट्टी का हल था। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? तो बनवाली से मिली है। सड़कें जो है टेढ़ी मेढ़ी है, यानी कि सड़कें ऐसे 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 हम लोग की तरह सड़कें है। हड़प्पा सभ्यता का जो शहर था, यहाँ से यहाँ पे, मान लो कोई यहाँ पे शहर है और कोई यहाँ पे शहर है, तो डायरेक्ट सीधा सीधा एकदम खींच दिया। और कोई यहाँ पे शहर है और कोई यहाँ पे शहर है, तो डायरेक्ट कहाँ यहाँ से खींच दिया और डायरेक्ट खींच के क्या किया था? शहर बनाया, सॉरी सड़क बनाया गया था। तो 19 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा था, यानी समकोण पर शहर है, सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सड़कें जो है ऐसे ऐसे। हम लोग का क्या है? शहर मान लो कोई यहाँ पे, कोई गांव यहाँ पे और कोई यहाँ पे, तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे आता है तो आप इधर दिएगा ऐसे 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 घुमाते तब यहाँ पर लाएगा। लेकिन उन लोगों का सिस्टम वैसा नहीं था। सभी शहरों में एकदम सीधी लाइन में सड़कें थी और एक दूसरे के समकोण पे काटती थी। और एक दूसरे के समकोण पे काटने के चलते शहर जो था अनेक खंडों में विभाजित हो गया था। जिसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर शहर के बारे में बात करेंगे वहाँ पे कर लेंगे बढ़िया से। लेकिन ऐसा सिस्टम एक ही शहर था जहाँ पे नहीं था, वो कौन सा था? तो बनवाली। जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं था, मैंने जल के बाहर निकालने का कोई प्रबंध नहीं किया गया। हम लोग के टाइप के सेम हम लोग के जगह जैसा है। हम लोग नल को यानी जो घर में जो पानी नहीं निकालते हैं, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना पानी सोखा बनवा लेते हैं, चाहे बगल से निकाल लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं निकालते हैं, तो रोज झगड़ा होता ही है। तो सिस्टम यहाँ पे था, यहाँ पर जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं किया गया था। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, उस कोटि का शहर नहीं था। आगे देख लेते हैं और क्या क्या है। 7th में पढ़ेंगे हम धौलावीरा। कौन सा शहर पढ़ेंगे? धौलावीरा। इसके बाद से लगभग में खत्म हो ही जाएगा। तो कहाँ जा रहा है? धौलावीरा के खोजकर्ता कौन थे? जगत जोशी, जो खंबात की खाड़ी में स्थित था। मासर और मानहर नदी के बीच में स्थित है, खंबात की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी कहाँ पे? ये वाला देखिए मैप जो है यहाँ पे, तो यहीं क्या है? बंगाल की खाड़ी है, तो यहीं पे स्थित है कौन? आपका धौलावीरा। तो यहीं पे कहाँ आता है? खंबात की खाड़ी आता है। यहाँ पे कौन स्थित है? धौलावीरा। तो ये लोकेशन में आप देख लेंगे। उसके बाद से इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। यानी भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, बात समझिएगा, भारत में से क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा शहर था। तो पहले का कौन है? राखीगढ़ी है। कौन है? राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी में के बारे में आगे में हम बात करेंगे। इसमें क्या था कि कुछ खास नहीं था, बस त्रिस्तरीय नगर नियोजन। मतलब कि यहाँ पे शहर बताए थे 2 भागों में बांटा था, और आपस सब 2 भागों में बांटा था। लेकिन ये कई भागों में? 3 भागों में। ये क्या होगा? आपका पश्चिमी टीला कहते थे हम लोग, इसको पूर्वी टीला बोले थे। इसमें जनता रहता था, आम जनता। यहाँ पे शासन वर्ग के लोग रहते थे, यहाँ पे शासन वाले रहते थे।
ये इसको क्या कहा गया, माध्यमा। क्या कहा गया, माध्यमा। यानी कि ये इधर हो गया, इधर हो गया, बीच में तीसरे माध्यमा कहा गया। तो यहाँ पे भी एक शहर बीच में बसाया गया था, जबकि अन्य सिंधु घाटी के शहरों में ऐसा व्यवस्था देखने को नहीं है। उसका एक भव्य इमारत जिसको स्टेडियम कहा गया, उसका भी अवशेष मिला है। यानी कि त्रिस्तरीय नगर नियोजन और भव्य स्मारक था, जिसको क्या कहेंगे हम, स्टेडियम कहेंगे, उसका साक्ष्य यहाँ से मिला है। अब ये जो प्रमुख नगर जो थे और उसकी जो विशेषता थी वो खत्म हो गई। क्या हो गई, उसकी विशेषता खत्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे क्या, तो नगर योजना चाहे नगर नियोजन, माने शहर को कैसे बसाया गया था और शहर को बसाने में ऐसी किन किन चीज़ों का उपयोग किया गया था। तो इसका जो पहल का जो टॉपिक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जिसको जहाँ मर्जी वहाँ घर बना लिया, कौन उखियारी में काट को बना दिया, कौन कुआरी में बना लिया, कौन खैतानी में, तो कौन किधर, तो कौन किधर भर भर के बना लिया। लेकिन वहाँ पे ये सिस्टम नहीं था। वहाँ पे ये सिस्टम था कि आपको जैसा कहा जाएगा वैसा ही घर को बनाना है, नियम कानून को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने मन से कहीं उखियारी पुआरी खैतानी में कहीं घर आप नहीं बना सकते हैं। तो वही नगर नियोजन था, और वहीं नगर नियोजन तो इतना विशेष रूप से उपयोग किया गया था उसको बनाने के लिए नगर को, कि आज हम उसी के आधार पर, उसी के चलते हम पढ़ते हैं और अपने ज़िंदगी को और अपने घरों को, अपने चीज़ों को कंपेयर करते हैं उन लोगों के चीज़ों से, है ना। तो इस शहर के बसाने के किन किन तरीकों को अपनाया गया था और क्या क्या वो सारी चीज़ें थी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके क्या विशिष्ट विशेषता में कहा जा रहा है कि नगर नियोजन के कि जल निकासी प्रणाली, उसके अलावा नगर नियोजन घर को कैसे बसाया गया, सड़कें किस प्रकार की थी, अन्नागार क्या था, स्नानागार क्या था और ईंट क्या था। हम भी इन सारी चीज़ों को उपयोग करते हैं अपने शहरों को बसाने के लिए, घरों को बनाने के लिए। तो आज के समय में जो चीज़ें उपयोग हो रही है, क्या इस आधार पर किया गया था जैसे उन लोगों ने आज से 5000 साल पहले करके चले गए हैं। इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है। वहीं क्या है, नगर नियोजन है। क्या है, तो नगर नियोजन, जैसे शहर को बसाने का काम किया गया था, तो वहीं यहाँ पे क्या कहा जाए, नगर नियोजन है। एक भारत के पहला नगरीकरण या शहरीकरण एक गार्डन चाइल्ड है। यानी कि गार्डन चाइल्ड एक इतिहासकार है, ये कह रहे हैं कि भारत का पहला शहर था चाहे नगर था। इसके पहले कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं मिली है कि इस उच्च कोटि का शहर हो चाहे नगर हो। ये भारत का पहला था। अब भारत का बाद के क्या पूरे विश्व को पहला कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था कहीं भी देखने को नहीं मिली थी। इसके बाद हम देखेंगे कि जब ये पहले का था तो दूसरा का तीसरा का भी होगा। तो दूसरा का वो है महाजनपद। कौन सा है, तो महाजनपद। हम ट्रिक में 16 महाजनपद के बारे में बात किए थे। तो ये महाजनपद जो था, शहर भी था और आधा नगर भी था, यानी शहर भी था और नगर, ग्रामीण भी था और शहर भी था, यानी दोनों का मिक्सिंग था। उसके बाद आप दिल्ली सल्तनत देखे होंगे, यानी दिल्ली जब सल्तनत के पढ़ेंगे, 5 यहाँ पे वंश ने शासन किया था। तो इसको भी हमको पढ़ना है, तो आगे वाले टॉपिक में आएगा। ये लेसन 2 में आपका आ जाएगा, वहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। और जैसे लेसन 2 को खत्म करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा दिल्ली सल्तनत, तो इसको भी हम पढ़ लेंगे, तो वहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो पहला का जो था वो हड़प्पा सभ्यता था। दूसरा का जो नगर का सिस्टम देखने को थोड़ा सा मिलता है, वो महाजनपद काल में मिलता है, और उसके बाद किसे मिलता है, तो दिल्ली सल्तनत में मिलता है। हालांकि इसको ग्रामीण ही कहा गया है, महाजनपद का कहा गया है तो ग्रामीण ही कहा गया है, तो उसके बारे में हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि विश्व की सबसे विकसित सभ्यता थी, यानी हड़प्पा सभ्यता था वो दुनिया के सबसे विकसित सभ्यता था। इसके जैसा विकास किया हुआ कोई सभ्यता आपको देखने को उस समय में मिला ही नहीं। वो चाहे नील नदी की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, और चाहे आपका क्रीट की सभ्यता, मतलब जो भी हो, ऐसी चीज़ें उन लोगों में देखने को नहीं मिलती। हालांकि वे लोग इसके समकालीन थे। कहा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता शहर और शहर के घरों के योजनाबद्ध ढंग से निर्माण करना था। यानी इसका सबसे विशिष्ट तरीका क्या था, सबसे उच्च क्वालिटी बनाने का तरीका क्या था, कि शहरों को बसाने का सिस्टम जो था, और शहरों को बसाने के उपरांत उसमें जो घर बने थे उसको योजनाबद्ध तरीके से बसाने का जो विशेषता के बारे में बात किया है, सबसे उच्च लेवल पे यही था। यानी कि जैसे बोलेगा लोग वैसा ही घरों को बनाना है, आपको अपने हिसाब से बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ऐसी सिस्टम वहाँ पे देखने को मिला, उच्च गुणवत्ता वाले। चलिए, कहा जा रहा है जिस प्रकार का सुनियोजित नगर सिंधु घाटी सभ्यता था, उस प्रकार का शहरी व्यवस्था उस समय के किसी भी सभ्यता में नहीं था। यानी जिस लेवल का इसको बनाया गया था, बोला ना, मेसोपोटामिया हो गया आपका, क्रीट हो गया, रोम की सभ्यता या चीन की सभ्यता, या ये फारस वाले थे, है ना, इन सारी सभ्यताओं में ऐसी क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। और इसमें जो प्रथम जो टॉपिक है उसको किसको पढ़ेंगे हम, तो जल निकासी प्रणाली। ऐसे 12th में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन का वर्णन करें। 5 नंबरिया में आएगा या 2 नंबर में। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में वर्णन करें, चाहे नगर नियोजन के विस्तार पर प्रकाश डालें, तो 5 नंबर में आएगा। तो यहाँ से उसको कंप्लीट कर लेंगे। कहा जा रहा है कि पहले का जो टॉपिक हो जल निकासी प्रणाली। कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की सबसे बड़ी विशेषता में से एक नियोजित जल निकासी प्रणाली था। नियोजित जल निकासी प्रणाली का मतलब क्या होता है कि पहले से ही प्लान किया गया था, दिमाग लगाया गया था कि यहाँ पे जो शहर है उसमें से पानी भी निकालने का तो प्रबंधन करना पड़ेगा हमको।
तो पानी निकालने का जो व्यवस्था है वो काफ़ी उच्च गुणवत्ता वाला था। कहा जा रहा है कि सड़कें और नालियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ग्रिड पद्धति मतलब कि मान लीजिए यहाँ से सड़क जा रहा है, तो अगला जो सड़क जाएगा तो इधर से आएगा, ऐसे आएगा, फिर एक और सड़क मान इधर जाएगा तो इधर से जाएगा, फिर एक आएगा तो इधर से आएगा, फिर इधर से आएगा, यानी इधर से आएगा। तो देखिए ये ग्रिड पद्धति इसलिए कहा गया क्योंकि खंड जो था, ये शहर जो था खंडों में विभाजित हो गया था, एक दूसरे को काट रहा था सड़कें, और सड़क के किनारे ही नाली बना था। सड़क के किनारे क्या बना था? नाली बना था। तो इसलिए सड़क जो था विभिन्न भागों में विभाजित हो गया था। सड़क को विभिन्न भागों में काटने की वजह से जो शहर था अनेक खंडों में विभाजित हो गया था। यानी कहा जा रहा है पहले सड़क बना, देखिए पहले कहा जा रहा है कि पहले सड़क बनाया गया, उसके किनारे नाली बना, यानी कि पहले सड़क जब बन गया ये, इसी के किनारे क्या बना है? तो नाली बना है। हम लोग क्या करते हैं? पहले घर बना लो, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगा तो सड़क बनाएंगे, और नाली का तो कोई उपाय ही नहीं है। नाली कौनों के घर से कौनों का नाली घुस जाएगा पानी बहते हुए। तो उन लोगों का जो सिस्टम था इस प्रकार का नहीं था, पहले सड़क बनेगा, फिर नाली बनेगा, उसके बाद घर को बनाने का काम किया जाएगा। यही नाली है जो इतना बड़ा आप देख सकते हैं, ये नाली है। ये एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होकर देख रहे हैं नाली को, तो इंसान से भी बड़ा ये नाली था। और इस नाली के ऊपर क्या किया, जैसे मान लीजिए कि ये नाली हो गया, तो इस नाली के ऊपर क्या किया गया कि पत्थर के शिलाओं से ढका गया था, और कहीं कहीं क्या किया गया था कि छेद रखा गया था इसकी साफ सफाई करने के लिए। आगे देख लेते हैं, वो नाली आप देखिए लिए हैं। सड़कें और नाली एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे शहर अनेक खंडों में विभाजित हो गया था। घरों के गंदे पानी के नालियों को शहर से मुख्य नाली से जोड़ा गया था, यानी घरों के गंदे पानी जो था उसके नाली को शहर के मुख्य नाली से जोड़ा गया था, और मुख्य नाली को नदी या समुद्र से जोड़ा गया था, और नालियों को क्या किया गया था कि पत्थरों से ढका गया था, लेकिन कहीं कहीं छिद्र छोड़ा गया था जिससे सफाई किया जा सके। इस बात को हम पहले ही बता दिए। मान लीजिए कि ये सड़क हो गया, सड़क के किनारे ये नाली बन गया है ना, और नाली के ऊपर क्या करेंगे? ऐसे इसको ढक देंगे, है ना, और इस नाली को लेकर जाएंगे सड़क के मुख्य नाली से ले जाएंगे, माने गली से निकला है कोई नाली, गली से निकल गया तो इस सड़क का मुख्य नाली से मिला, और ये मुख्य नाली जो है समुद्र में जाकर गिरेगा, जो भी कचरा हो जाकर समुद्र में गिर जाएगा, है ना। और इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया गया था, कहीं कहीं इसमें छिद्र छोड़ा गया था साफ सफाई करने के लिए। हम लोग का नाली का क्या कंडीशन है आज के समय का, जो गवर्नमेंट है उसको नाली को आप देख सकते हैं, और इन लोगों को नाली के सिस्टम को देख सकते हैं। इसलिए कहें कि उनके सभ्यता को और हम अपनी चीज़ों को वर्तमान से कंपेयर करके देखेंगे तो अब आपको समझ आ गया होगा जो आपके आसपास जो नाली दिखता है वो किस प्रकार का है, और इन का जो नाली था वो कितना उच्च क्वालिटी का था। इसीलिए तो इस सभ्यता को हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो पढ़ने की क्या आवश्यकता थी। यानी कि हम लोग इतना साइंस और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाए, और वहाँ पे नहीं था, फिर भी इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो करके जरूर दिया। चलिए सेकंड में पढ़ेंगे हम स्नानागार। कह रहे सिंधु सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से शहर से मिला विशाल स्नानागार, जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के समय स्नान के लिए किया जाता था। कहा जा रहा है कि स्नानागार के बगल में कमरे बना था, स्नानागार में कुएं से पानी लाया जाता था, और स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी। यानी कि इसका उपयोग जो ये नहाने का व्यवस्था किया गया था, इसको धार्मिक क्रियाकलापों में इसका उपयोग किया जाता था। जैसे कि कोई यज्ञ होने वाला है, अच्छा महायज्ञ होने वाला है, तो वहाँ पे इसका लोग उपयोग करते थे इसका धार्मिक अनुष्ठान में। उसमें पानी को कुएं के जरिए लाया जाता था, उसमें उतरने के लिए सीढ़ी बने थे, है ना, और इसके गंदे पानी को फिर नाली के द्वारा सड़क के मुख्य नाली से जोड़ेंगे और वहाँ से वो जाकर समुद्र में गिरेगा। तो कितना बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था। आज के शहर में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि उन लोगों का जो सिस्टम था, हम लोगों का जो अभी सिस्टम है इससे काफ़ी अलग था। हम लोग का लाइफ स्टाइल जो था हम लोग से काफ़ी उच्च गुणवत्ता वाले था। देखिए यही स्नानागार है, हम बोले थे पिछले दिखाए भी थे। यहाँ पे सीढ़ी से उतरने का व्यवस्था किया गया है। अगल बगल में बहुत सारे जगह बना है, सब घर वगैरह बना हुआ है वहाँ पर रहने के लिए, है ना। उतरने के लिए लोग आएंगे, इसमें नाली के जरिए कुआं के जरिए पानी लाया जाएगा, फिर बगल से नालियों के जरिए इसको निकाल दिया जाएगा इसके पानी को। तो यही स्नानागार है, ग्रेट बात जिसको कहा गया इतिहासकारों के द्वारा। 3 में देखेंगे अन्नागार। किसको देखेंगे? अन्नागार। जैसे हम लोग धान रखने का पखारी वगैरह है, बेही जिसको कहते हैं, और गोदाम वगैरह है, तो उस समय के लोगों के आज से 5000 साल पहले लोगों के रहने के लिए जो सिस्टम था वहाँ पे अन्न रखने का क्या तरीका था। तो इसमें कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषताओं में से एक मुख्य विशेषता वाला जो टॉपिक था उसका नाम क्या था? अन्नागार था। हड़प्पा से अन्न की 2-2 पंक्तियाँ मिली है, जिसमें 6-6 की संख्या में अन्नागार मिला, जिसके अंदर हवा और सूर्य प्रकाश आने जाने के लिए खिड़की बनी थी। मान लीजिए कि इतना बड़ा जो ये अन्नागार था, उसमें अब रोज को आप निकाल नहीं सकते और डाल नहीं सकते। हम लोग को बखारी होता है, उसको क्या करते हैं कि जब आधा बखार धान होता है, गेहूँ होता है, उसको निकाल कर सुखवा देते हैं, फिर डाल देते हैं। लेकिन ये जो अन्नागार था इसमें 500-600 1-1 हज़ार क्विंटल उसमें अनाज डाले जाते थे, तो इसको कैसे वो लोग निकालेंगे बार बार। तो इसीलिए उसके लिए खिड़की बना दिया कि खिड़की के जरिए उसमें हवा आएगा, सूर्य के प्रकाश आएगा, जिससे अनाज खराब नहीं होगा, और बार बार निकालने और डालने की
सिस्टम से हम बच जाएंगे, परेशानी से हम बच जाएंगे। इसको कहा जा रहा है, जो अन्नगार जो थी, इस अन्नगार को सिंधु सभ्यता का विशाल स्मारक कहा गया है। यानी सबसे बड़ा जो इमारत था वो कौन था, तो अन्नगार था, जो 169 फुट लंबा था और 135 फुट चौड़ा था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्रफल में ये वो अन्नगार के बारे में बात किया जाता है। तो ऐसे ऐसे 12 को एकदम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो फिर इसका समन्वय भी क्या हो 6 6 को, तो इस संख्या में मिला है। और ये कहाँ से मिला था, तो आपको हड़प्पा से ऐसा सिस्टम देखने को आपको मिला था। यही अन्नगार है, देखिए इमेज में थोड़ा और जूम करके आपको दिखाते हैं। ये हमारा बनाया हुआ इमेज नहीं है, ये वहाँ से इतिहासकारों को रिसर्च के आधार पर दिया गया। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे सिस्टम देखने को मिला। यही क्या था, अन्नगार थे। ये टूट फाट गया, ध्वंस टूट गया, ऐसे 5000 साल पहले की बात है, खुद टूट गया है, लेकिन उसका अवशेष अभी है। उसी के आधार पर कहा जा रहा है कि ऐसी चीज़ें वहाँ पे हुई होगी। अगला देख लेते हैं ईंट। किसको देखेंगे, तो ईंट को देख लेते हैं। क्या, तो ईंट। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की पहचान कैसे हुई थी, तो ईंट के जरिए हुई थी। अभी हमारे घास फूस का फूस फास का घर होगा तो 5000 साल बाद क्या हो जाएगा, बाकी रहेगा, सड़ करके खत्म हो जाएगा। लेकिन ईंट ही तो थी जो अभी भी सभ्यता के बारे में जानकारी दे रहा है। तो क्या था, वो ईंट था। उसकी पहचान क्या थी, ईंट थी। पानी के संपर्क में आने पर कम प्रभावित होती थी, जिससे शहर का विस्तार हुआ था। यानी कि जो ईंट था पानी में अगर रखेंगे तो ज़्यादा उसको कोई असर नहीं होगा, सड़ेगा गलेगा नहीं। इसी से इस शहर का विस्तार हुआ था, विकास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की ईंट की लंबाई और चौड़ाई 4 गुनी और 2 गुनी थी। यानी कि लंबाई अगर 4 गुना होगा तो चौड़ाई उसके क्या होगा, 2 गुना होगा। और चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब चौड़ाई है कितना, ऊंचा है उसका 2:1 था। तो हड़प्पा सभ्यता की ईंटें थी। हम लोग का ईंट क्या है कि हम लोग का ईंट ऐसा रहता है, तो उन लोग का ईंट से अगर कंपेयर करेंगे तो उन लोग का हड़प्पा वाला का ईंट इस टाइप का था, समझ लीजिए। तो हमारा ईंट कितना छोटा है, उन लोग का ईंट कितना बड़ा है। इतना बड़ा ईंट था। अभी दिखा रहा है इमेज में आपको, यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये जो इमेज है इसको दूर से लिया गया है। कैसे लिया गया है, दूर से लिया गया है, क्योंकि टोटल इस कुआं को कैप्चर करने के लिए दूर से लिया गया है। ये जो ईंट देख रहे हैं आप, तो ईंट ऐसा नहीं कि हम लोग को ईंट के बराबर है, नहीं। ये जो ईंट है ना, कम से कम इतना बड़ा ईंट है, इतना बड़ा ईंट है। वहाँ पर अगर आप जाकर देखेंगे तो इससे आपको बढ़िया से पता चल जाएगा। बड़ा था। यहाँ पे जो देखिए कुआं बनाया गया है, कुआं के आसपास घर वगैरह बनाए। ये घर ही है, घर में ही कुआं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता घर में कुआं था। हम लोग के यहाँ हर घर में नल जल जैसा है ना, नल का व्यवस्था किया गया। उस हम लोग के समय में भी व्यवस्था किया गया था। इसके जो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य विशेषताओं में से एक और इसका नाम क्या है, सड़क है। हम लोग का जो सड़क है ये ऐसे आता है, ऐसे 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 किसी के घर में किधर से घुस जाएगा पता नहीं चलेगा। हम लोग का शहर का जो सड़क है वही सिस्टम है, ये जो दिख रहा है आपको। लेकिन उन लोग का जो सड़क थी, कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पकड़ती थी, जिससे शहर क्या था, अनेक खंडों में विभाजित हो गया था। इस प्रकार के 4 सड़कों के आयतों में घरों और अन्य निर्माण प्रक्रिया किया गया था। यहाँ पे देखिए, समझाते हैं आपको कैसे हुआ था। मान लीजिए कि एक यहाँ पे शहर है और एक यहाँ पे शहर है, तो यहाँ पे जाना है तो यहाँ से सीधा एकदम खींच दिया और बना दिया, क्या, ये सड़क बन गया। मान लीजिए कि यहाँ पे भी शहर है और एक यहाँ पे शहर है, तो यहाँ से यहाँ आना है तो सीधा नाप के एकदम खींच दिया, सीधा नाप दे, ऐसे शहर बन गया। और 90 डिग्री का एंगल बन गया, समकोण पे काट रहा है। मान फिर एक यहाँ पे शहर है, फिर एक यहाँ पे शहर है, तो यहाँ पे इसे खींच दिया। तो मान लीजिए फिर एक यहाँ पे शहर है और फिर यहाँ पे शहर है, तो यहाँ से इसे खींच दिया। तो एक दूसरे को कहाँ है, समकोण पे काट रहा है, तो ऐसा ही तो कटिंग करेगा ना, ऐसा ही कटिंग करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो अब ये जो है ये नाली बगल में बनेगा, गली बनेगा। इस गली में क्या होगा, ऐसा होगा और ऐसे शहर का निर्माण किया जाएगा, ऐसे एक लाइन में। और जितना भी शहर होगा ये, इसका खिड़की और दरवाजे आगे ना खुल के कहाँ खुलेगा, पीछे खुलेगा। कहाँ खुलेगा, पीछे खुलेगा। यानी हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर थे उसका शहर कहाँ पे, दरवाजे कहाँ पे खुला था, पीछे खुला था, और खिड़की भी पीछे खुली थी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि लोग आने जाने का जो रास्ता देता है एकदम फ्रेश रहे, आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन एक शहर था जिसका नाम था लोथल। क्या नाम था, लोथल। तो लोथल जो शहर था, इसका जो दरवाजा जो था खिड़की, दरवाजा या खिड़की सामने खुला। कहाँ खुला, सामने। जैसे मान लीजिए कि ये रोड हो गया और यहाँ पे क्या है, घर बना है, तो पीछे ना खुल के इसका दरवाजा जो है यहाँ पे खुलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोग बैलगाड़ी वगैरह चाहे कोई भी यातायात के जो साधन होगा उसको रखे थे, उसी पर माल ढो कर लाद देंगे और फिर लेकर चले जाएंगे व्यापार करने के लिए, क्योंकि लोग व्यापारी लोग थे, पहले ही बोले हैं। तो इसी का जो खिड़की चाहे दरवाजे थे वो रोड के सामने खुले, बाकी जितने भी शहर थे उसके पीछे खुले थे। वहाँ के प्रशासन या चाहे वहाँ के शहर को चलाने वाले लोगों का ये सिस्टम था, ये आदेश था कि सबको घर के पीछे ही बनाना है। ये याद रखेंगे कि वो कौन सा शहर था जिसका दरवाजा खिड़की सामने खुला, तो लोथल। क्यों, क्योंकि व्यापारी थे, माल ढोने में दिक्कत ना होवे, है ना। बाकी जो शहर था उसका पीछे खुला, खिड़की चाहे दरवाजा। पीछे को मान लीजिए पीछे खुलेगा तो यहाँ पे फिर टायर लाएंगे, यहाँ पर माल ढोंगे, फिर इधर से रोड पे लेकर आएंगे, थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए सामने ही खोल दिया, चलो हटाओ, उतना कौन दौड़ने जाएगा, है ना। तो क्या हुआ था कि शहर जो था अनेक खंडों में विभाजित हो गया था। आप देखते कि यहाँ ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे 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 ऐसे, तो कई खंड में विभाजित हो गया कि ये शहर बनेगा, है ना। और इसका जो घर बनेगा ऐसे एक लाइन में बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। इसके बगल में क्या बनेगा, गली बनेगा, गली के किनारे नाली बनेगा, नाली का जो निकासी होगा वो मुख्य नाली से, मुख्य नाली जो मेन सड़क में होगा, ऐसे व्यवस्था किया गया था।
तो ये जो था हड़प्पा सभ्यता के शहर नियोजन था, जो 5 नंबर में पूछता है और आपके नॉलेज के लिए भी था। इसका नेक्स्ट वीडियो है वो अगले वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। 3 वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद से आपका एक और वीडियो आएगा क्वेश्चन और आंसर के लिए। तब तक के लिए आपको हमारा सेशन कैसा लगा इसको बताने की इसके साथ साथ तब तक के लिए नमस्कार।